दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, इस कहानी का नाम है लाल किताब। हालांकि इससे पहले ये कहानी इन लेखक ने कहाँ कहाँ भेजी ये मैं नहीं जानता, पर मेरे पास जब आई तो मैंने सोचा कि आपको सुनाता हुआ चलो। वाकई ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप इसका भाग 2 भी जरूर मांगेंगे। अगर आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और पहली बार ही मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, एक बात और, अगर आप भी इसी तरह मुझे कहानियां भेजना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी कहानियों को मैं अपनी आवाज़ दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी के बाद मैं आप सबको वहीं पर मिलूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। ये रजत भिना बड़ा अजीब इंसान है। भला कोई एक किताब को देने के लिए रात को 2 बजे किसी कॉलोनी में आकर 5-6 कुत्तों को दौड़ाकर एक लाल कवर वाले किताब को हाथ में पकड़ाता हुआ कह गया, भाई इस किताब को जरूर पढ़ना, ये किताब मैंने अपने हाथों से लिखी है। बस उसने इतना ही कहा था और जोरों से हाँफ भी रहा था। बाहर बहुत तेज बारिश के साथ साथ बिजली भी कड़क रही थी। जब रजत गेट पर खड़ा था तो एक जोरों की आवाज के साथ बिजली गिरी। उसी की रोशनी में मैंने एक पल के लिए रजत के पीछे रखे उस ट्रॉली बैग के ऊपर नजर डाला। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहीं जा रहा है। मैं उससे पूछ तक नहीं पाया। खैर, वो तो मैं एक लेखक ही, शायद उसकी लिखी कहानी को जानने के लिए उसने मुझे एक किताब दी है। उस वक्त सुबह के 4:25 हो रहे थे। आपको बता दूं कि मेरा नाम रवि कलावत है। मैं पेशे से एक लेखक हूं। मैं हिंदी भाषा में भूत और वास्तविक में घटी घटनाओं के बारे में काल्पनिक कहानियां लिखता हूं, और कई बार तो मैं असल में हुई घटनाओं से प्रेरित होकर अपनी कहानियों को पन्नों पर छाप देता हूं। फिलहाल मैं इससे ज्यादा कमाता तो नहीं, लेकिन कभी कभार मैं दूसरे काम भी कर लेता हूं, जिससे कि मेरे जैसे एक अकेले आदमी के लिए हद से ज्यादा ही हो जाता है। आप सभी को बता दूं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है और ना ही मेरे पिता अब इस दुनिया में है। मेरे दूर के चाचा रहते हैं यहां से 200 किलोमीटर दूर, जहां मैं 2 साल में कहीं एक बार चला जाता हूं। खैर, कहानी पर आता हूं। अब सोने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था मेरा। वैसे भी मैंने सुबह 5 बजे का अलार्म लगा रखा था और अभी समय 4:25 हो रहे थे। मुझे अपनी एक किताब पूरी करनी थी जिस पर मैं अभी भी काम कर रहा था। वहीं किसी दूसरी भूतिया घटनाओं की तरह एक मुख्य किरदार, जो कि कई तरह की आत्माओं के फांसे में आ गया है, वो इससे बचने के लिए हर रहस्य को सुलझा रहा है। आजकल इंटरनेट के समय में इससे ज्यादा नया कोई क्या ही सोच सकता है, ऐसा मेरा मानना है। खैर, मैंने मेरे हाथों से उस लाल किताब को ठीक अपने सामने टेबल पर रख दिया। मैं ठीक वॉशरूम की लाइट जलाकर फ्रेश होने चला गया। वैसे सच कहूं तो मेरे दिमाग में बार बार यही चल रहा था कि रजत भला इतनी रात को ये किताब देने आया ही क्यों। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसे किताब लिखने की क्या जरूरत पड़ गई। जहां तक मुझे मालूम था, उसे पढ़ने और लिखने से सख्त नफरत थी। वो आज के जमाने का आदमी था। मोबाइल फोन पे वीडियोस देखना उसे ज्यादा पसंद था। ये सब बातें मेरे मन को कहीं ना समझ लग रही थी। खैर, मैं फ्रेश होकर आया और अपने डेस्क पर बैठा, कलम हाथ में लिया और अपनी अधूरी कहानी को लिखने के लिए हाथ को किताब के ऊपर सरकाने लगा। ठीक मेरे टेबल के सामने ही खिड़की थी। मॉनसून का समय था, इसीलिए बाहर कड़कती बिजली के साथ साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान के बादल सुबह की उगती लाल सूरज की किरणों को इस कदर रुके हुए थे कि वो हल्की हल्की बादलों में चमकते हुए आ रही थी। बाहर शांत माहौल ऐसा बन चुका था कि दिसंबर की किसी रात का कोहरा लग रहा था। ऐसा लगता था मानो कि अगर अनजाने में कोई इसमें चला जाए तो उसे अनजाने में धुन से निकलकर कोई दानव उसे अपने साथ ले जाएगा। ये सब बातें सोचते सोचते मैं उस खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना सर दोबारा किताब की तरफ लिया तो एकदम से सकपका गया। वो लाल किताब जो मेरे दोस्त ने मुझे थोड़ी देर पहले दी थी, वो बिल्कुल मेरी किताब से सटी हुई खुली पड़ी थी। मानो जैसे कि मैं कुछ देखकर अपनी किताब में से उसमें लिख रहा हूं, लेकिन मैंने ये किताब अपने बेड के पास वाले टेबल पर रखी थी। शायद जब मैं यहां बैठ रहा हूंगा तो ठीक मैंने इसे अपने पास रख लिया होगा। लेकिन खटक तो मुझे वो बात रही थी, लेकिन कौन अकेला जानबूझकर किसी चुड़ैल का अपने घर में होने का सबूत ढूंढे। एक बार फिर से मैंने
उस किताब को बंद करके साइड में सरका दिया। मैं ठीक अपनी किताब पे काम करने लगा। मैं ठीक आधे घंटे तक कलम को उंगलियों के बीच में हिलाता रहा, लेकिन अपनी कहानी का एक अक्षर नहीं लिख पाया। कुछ तो बात थी उस लाल कवर वाली किताब में, बार बार मेरा ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। ऐसा लगा मानो कोई बच्चा हो जिसे अपनी नई कक्षा की नई किताब मिली हो, जिसे पढ़ने के लिए उसका मन उतावला हो रहा हो। एक तो उसका लाल रंग मुझे इतना बेचैन और आकर्षित कर रहा था, या फिर सच में कुछ उस किताब में शक्ति थी जो मेरा ध्यान बार बार उसी पर अंकित हो रहा था। 5 मिनट और समय लेकर आखिर में मैंने अपने दोस्त द्वारा दी गई किताब को पढ़ने का फैसला कर लिया। और शायद मेरा यह फैसला मेरे जीवन का ऐसा पन्ना पलटने वाला था मानो जिसके लिए मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। किताब के पन्नों को पलटते पलटते मेरे मन में यह भी ख्याल आ रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पढ़ने और लिखने से नफरत हो, भला वो इतनी मोटी किताब के पन्ने क्यों भरेगा। ऊपर लाल किताब का कवर अलग से लगाया गया था, कोई मोटा खुरदा सा कागज था। मैंने जैसे ही उस पर उंगलियां फिराई तो अजीब सा खुरदरापन महसूस हुआ। ध्यान से देखने पर उस पर किसी पेंसिल से बने हुए निशान आ रहे थे, मानो किसी 7 महीने के बच्चे ने पकड़कर उस पर पेंसिल चलाया हो। खैर, 2 पन्ने पलटते ही मुझे पता चला जिसे मैं इतनी देर से किसी कहानी की किताब समझ रहा था, दरअसल वो एक डायरी थी। ये देखते ही मेरे मन में पहला सवाल यह आया कि ऐसा कौन सा रहस्य है जो मेरा दोस्त रजत मेरे सामने खोलने वाला है। क्योंकि कोई भी इंसान किसी व्यक्ति को अपनी लिखी हुई डायरी जब ही देता है जब उसे पढ़ने वाले को किसी तरह का कोई रहस्य बताना हो। और अब अगर मैं उस बात को सोचता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे मन की सूचना होगी जो मुझे आने वाले खतरे से आगाह कर रही है, चीख रही है, मत पढ़ो इसे, तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन जो होना होता है शायद नसीब में वही होता है। ठीक दूसरे पन्ने से पंक्तियां शुरू हो गई। ऊपर डेट दिखा तो मैं थोड़ा हैरान हो गया। ये डायरी रजत ने पिछले महीने ही लिखनी शुरू की थी और उसने ठीक 1 महीने में अच्छे खासे पन्ने भर दिए थे। खैर, मैंने पढ़ना शुरू किया। रवि, मुझे माफ कर देना मेरे भाई, इस चक्कर को आगे बढ़ाना ही होगा। न चाहते हुए भी तुम्हें ये डायरी लिख के तुम्हें देनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे कारण इस जाल में फंसते ही रह जाऊंगा और तो और मेरे जानने वाले भी बिना वजह इसमें फंसते जाएंगे। अब तुमने ये पढ़ना शुरू कर ही दिया है तो अब तुम्हें इसे पूरा ही खत्म करना होगा। देखा जाए तो गलती मेरी ही थी। मैंने उस दिन लाइब्रेरी में उस लड़की से वो किताब ली। पिछले 1.5 महीने पहले की बात है, जब हम दोनों बारिश की शाम चाय की दुकान से लाइब्रेरी में जा रहे थे। उस वक्त बाहर मुझे एक लड़की दिखी जिसे देखकर मैंने तुमसे कहा कि देखो वो लड़की कितनी सुंदर है, मैं भी उससे अपनी बात फिक्स करके आता हूँ। दरअसल उस शाम हम दोनों लाइब्रेरी में थे। सच कहूँ तो उसे देखकर ही प्यार हो गया था। न जाने ऐसी कौन सी बात थी उसमें, बस मैंने उसे पहली बार देखा तो देखते ही उससे बात करने की हिम्मत जुटा ली। अजीब बात तो यह है, इससे पहले ना तो मैंने अपने जीवन काल में कोई ऐसी अनजान लड़की से बात की थी और ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी। खैर, उसमें एक अलग ही खिंचाव का एहसास था जो कि मुझे इस कदर उसके पास ले गया मानो कोई मेंढक जान के किसी कुएं के अंदर जा रहा हो। तुम उस समय वहां लाइब्रेरियन के साथ व्यस्त थे, इसलिए तुमने भी मुझे रोका नहीं। काश तुम उस दिन मुझे रोक लेते, क्योंकि मैं जब उस लड़की के पास गया तो वो मुझे अचानक एकटक देखने लगी। उसके हाथ में एक किताब थी जिसपे कुछ पीले अक्षरों में हिंदी भाषा में लिखा था। शायद वो मुझे दिखा नहीं। बारिश की वजह से वो लड़की भीग गई थी। उसका सफेद कुर्ता उसके बदन से चिपक गया था, मानो उसकी तरफ मेरा आकर्षक और बढ़ने लगा था। हालांकि उसका शरीर पूरी तरह से ढका हुआ था, लेकिन उसके हाथ और गले का रंग काफी गोरा था। इतना गोरा कि जैसे किसी मुर्दे का रंग होता है, ना सफेद और ना नीला, एकदम हल्का फीका सा। इस गोरे रंग में उसने ठीक लाल रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी, जो कि बारिश के पानी की वजह से अब बिल्कुल लाल नहीं दिख रही थी, हल्की संतरे रंग जैसी हो गई थी। पर उसके शरीर के रंग की वजह से उसकी लिपस्टिक का रंग एकदम गाढ़ा लग रहा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराई। फिर अचानक उसने मुझसे एक नरम आवाज में कहा, जी क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? दरअसल ये किताब मैंने खुद लिखी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे पब्लिश कैसे करूं। अगर आप इसे एक बार पढ़ ले तो मुझे समझ आ जाएगा कि लोगों को ये किताब पसंद आएगी कि नहीं। मैं एकदम चौंक गया। ये क्या बोल रही है? क्या मैं उसे जानता हूं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो पहले मुझसे बात करेगी, इसीलिए मैं थोड़ा हकबका सा गया। मेरे दिल की धड़कन
स्थिर हो गई। मैंने उससे तुरंत कहा, अरे हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों बोला मैं ये जानना नहीं चाहता था, लेकिन मानो मेरे ऊपर दबाव बनाया गया था, जैसे कि मेरे मुंह से वो बात खुद ब खुद निकल पड़ी। मैं उससे कुछ सवाल पूछने वाला था, लेकिन उसकी बात ने मुझे वो सारे सवाल भुला दिए। वो मुझसे कहने लगी, मेरा नाम मीना संतोषकार है, मैं एक लेखक हूँ। दरअसल कुछ ही महीनों पहले अपनी किताब लिखनी शुरू की थी और आज जाके ये पूरी हो गई, पर मुझे इसे पब्लिश करने से पहले बहुत सारे रिव्यू चाहिए थे, इसलिए मैंने ये बात आपसे पूछी। उस लड़की ने एक ही बारी में ये सारी बातें मुझसे कह दी थी, मानो उस लड़की ने उन बातों का हथौड़ा बनाकर मेरे सर पर मारा हो। मैंने कंफ्यूजन में अपना सिर हिला दिया। ऐसा करते ही उसकी बेजान सी हल्की मुस्कुराहट में जान सी आ गई। उसके हाव भाव एकदम पलट गए थे। अच्छे से बताऊं तो वो लड़की पूरी तरह से बदल गई थी, क्योंकि जिस लड़की को देखकर मैं पास आया था अब वो बिल्कुल वैसी नहीं दिख रही थी, मानो उसकी जगह कोई दूसरा ही उसकी जगह खड़ा हो गया हो। उसने उस किताब को मेरी तरफ बढ़ाया और देते हुए कहा, जी से जल्दी पढ़ लेना और मुझे जरूर बताना। बस इतना ही उसने कहा और तेजी से चलकर बारिश में भीगती हुई चली गई। उसका व्यवहार कुछ ऐसा था मानो कि जैसे वो उस किताब को देने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थी, और बकरा मैं ही बना था। पहले तो मैं वहीं ऐसे खड़े होकर अपने हाथ में पकड़ी उस किताब को लगातार घूर रहा था, लेकिन फिर होश में आने के बाद इस बार सच में मेरी नजर किताब के फ्रंट कवर पर गई। वो रात, ऐसा पीले अक्षरों में उसने किताब में लिखा था। बगल में पतले छोटे अक्षरों में लिखा था, मीना संतोषकार। बस और कुछ नहीं। अरे लेकिन अब मैं इस किताब को वापस कैसे दूंगा? उसने तो बताया ही नहीं कि वो मुझे कहाँ मिलेगी। मैं सोच ही रहा था, लेकिन अगले ही पल मुझे इसका जवाब मिल गया। किताब के पहले पन्ने पर एक फोन नंबर लिखा था और उसके नीचे पेन से लिखा था, इसे पढ़ने के बाद इस नंबर पर कॉल कर दीजिएगा। मुझे याद आ गया, पिछले ही महीने रजत को एक लड़की ने किताब दी थी। रजत बहुत खुश लग रहा था। मैंने जब उससे पूछा कि ये किताब तुम्हें किसने दी, तो उसने बड़े मुस्कुराते हुए कहा था, उसे एक लड़की ने दी है। उसने मुझे अपना नंबर भी दिया है, रात को कॉल करने के लिए भी कहा है। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि रजत मुझसे चिढ़ रहा है और मुझे जलाने के लिए ऐसा कह रहा है, लेकिन उस दिन के बाद रजत मुझसे कभी नहीं मिला। आज 1.5 महीनों के बाद वो मेरे घर आया, और वो भी इतने अजीब हालत में। खैर, मैंने आगे पढ़ना जारी रखा। अब ठीक वो किताब लेने के बाद जब हम दोनों शाम को अपने अपने घर चले गए, तब मेरे साथ अनहोनी घटना घटी। मैं 3 मंजिल पे एक किराए के मकान पे रहता हूँ। उस दिन जब मैं लाइब्रेरी से घर आया तो नीचे गेट बंद मिला। मैं ठीक जब मकान मालिक के पास गया तो देखा कि वो सामान पैक कर रहे थे। मैंने जब चाबी मांगी तो बूढ़े मकान मालिक ने कहा, बेटा, हम 1 हफ्तों के लिए घूमने जा रहे हैं, तो अब ये चाबी तुम्हारे पास ही रहेगी, क्योंकि 2nd फ्लोर वाले भी थोड़ी देर पहले गांव चले गए। अब बस अकेले तुम ही इस मकान में रहोगे। ऐसा बोलते हुए उस बूढ़े मालिक ने चाबी का छल्ला मेरी तरफ बढ़ाया, और मैंने भी कह दिया कि ठीक है अंकल जी, आप आराम से जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। मेरा घर कॉलोनी का सबसे आखिरी घर था, और मेरे घर के पीछे एक रेल की पटरी भी जाती थी। उस तरफ बस जंगल झाड़ी थे। कहने को मैं बस अकेला ही था। यहाँ बगल में पड़ोस के घर थे, लेकिन वो थोड़ी कदम दूरी पे बने हुए थे। पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि मेरे लिए और बढ़िया हो गया। कुछ दिन अब आराम से, शांति और सुकून से रहूंगा। मैं ठीक अपने घर पर आकर फ्रेश हो गया। मेरा रूम काफी अच्छा खासा था। एक बड़ा सा हॉल, बीच में एक तरफ मेरा रूम था। मेरे रूम के दरवाजे के सामने ठीक एक कॉमन वॉशरूम था, और रूम के बाएं तरफ बड़ा सा किचन। उसी किचन के अंदर एक छोटा सा स्टोर रूम बना था, जिसमें मैं अपने घर के पुराने सामान रखता था। खैर, मैं नहा धोकर किचन में चला गया और रात का खाना बनाने लगा। मेरे मन में बस उस लड़की की बातें चल रही थी, उसका हाव भाव, उसके अजीब से शरीर का रंग। खैर, है तो लड़की ही, काश वो मेरी दोस्त बन जाए। खाना बनाने के बाद मैंने फटाफट उस किताब को खोल लिया। मैं ठीक अपने बेड पर लेट गया और मुस्कुराते हुए खाना बनाकर मैंने फटाफट उसे खा लिया। हाथ पैर धो के फिर मैं अपने कमरे के बेड पर लेट गया। मुस्कुराते हुए मैंने बेड के बगल में रखे टेबल से उस किताब को उठाया। मैं मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहा था। पन्ना पलटा, बस पढ़ना शुरू कर दिया। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे, और वैसे भी मैं
तकरीबन 11 बजे तक जागता हूँ। 1 घंटे बाद मैंने करीब करीब पूरी किताब पढ़ डाली। ज़्यादा पन्ने नहीं थे, उसमें अक्षर भी काफ़ी खुले खुले लिखे गए थे। कुछ कुछ अजीब सी कहानी थी जिसका मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मानो जैसे कोई शुरुआत हो और ना ही अंत। बस किसी ने कहीं से उठाकर कुछ भी लिख दिया हो। पर इतना मालूम चल गया था कि वो कहानी किसी लड़की के जीवन की कथा लग रही थी, जिसमें मानो वो बता रही हो कि कैसे एक वाक्य ने उसका पूरा जीवन बदल कर रख दिया। सबसे अजीब बात तो ये थी कि मुझे उस किताब में लिखी कुछ बीच बीच में लाइंस लगी जो पढ़ने में ऐसा लग रहा था मानो अजीब ही मंत्र हो जो मुझसे कह रहा हो, आते रहते तुम चुपके, ना लेना ना देना, चिकोट मनुष्य सा मोहरा, जालन ही पूरा गुट जाता। ये काफी अजीब लाइन थी। बीच बीच में कुछ शब्द ऐसे भी लिखे थे मानो उसका अनुवाद इस दुनिया में ही नहीं हो। आखिर के पूरे 30 मिनट खत्म करने के बाद मैंने वो पूरी किताब पढ़ ली, लेकिन आखिर के पन्ने में उस किताब में एक काले कलर के बॉक्स में नोट लिखा था। उसमें पतले सुनहरे हिंदी अक्षरों में लिखा था, इसे पढ़ने के बाद मुझे तुरंत कॉल करें, मुझे तुमसे जरूरी बात पूछनी है। किताब बंद करते हुए मैंने सोचा कि क्या मुझे अभी कॉल करनी चाहिए। अभी रात बहुत हो गई है, अब तक तो वो सो गई होगी, लेकिन इसमें लिखा था इसे पढ़ने के बाद तुरंत कॉल करें। ये सब बातें मैं अपने मन में सोच रहा था। रात भी गहरी हो गई थी। धीरे धीरे मेरी आंखें भी भारी हो गई। फिर मैंने सोचा कल सुबह ही कॉल करूंगा। वैसे भी अभी वो फोन नहीं उठाएगी। मैं ठीक उस किताब को टेबल पर रखने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया और ऐसा करते ही मेरी नजर मेरे हाथ में पकड़ी हुई उस किताब पर गई। मेरे दिल की धड़कन जैसे छूट सी गई। मेरे हाथों में अब वो मोटी किताब नहीं थी, मेरे हाथ में बल्कि फोन था जिसमें कि एक नंबर डायल किया हुआ था। मैंने झट से फोन काटने के लिए जब फोन को अपनी तरफ खींचा तब तक फोन लग चुका था, क्योंकि स्क्रीन पर टाइमिंग शुरू हो गई थी। 10 सेकेंड, 11 सेकेंड, 12। मैंने हड़बड़ाहट में फोन अपने कानों पर लगा लिया। कहने लगा कि गलती से फोन लग गया। मैंने हड़बड़ाहट में फोन अपने कानों पर लगा लिया। मैं कहना चाहता था कि शायद फोन गलती से लग गया, लेकिन जैसे ही मैंने फोन कान पर लगाया और कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन एक सनसनाती आवाज जो कि जब आती तो बड़ा अजीब लगता। वो साए साए की आवाज और थोड़े कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं महसूस कर पा रहा था कि बारिश की बूंदों की आवाज बिल्कुल वैसे ही आ रही थी जो कि मेरे घर के बाहर हो रही थी, तेज और तेज। ये सब महसूस करके मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। ये सब कुछ मुझे ऐसा फील करा रहे थे मानो खुद मैं उस जगह पर खड़ा हूं। और फिर धीरे से एक आवाज आई, कहीं मत जाना, मैं भी आ रही हूं। काफी भारी, काफी रोकी। ऐसा लग रहा था मानो किसी पागल कुत्ते को इंसानों की तरह बोलना आ गया हो। उसका रंग रूप, हाथ पैर मानो मैं देख सकता था। ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता। मेरा मन इतना डर से भर चुका था कि मैंने तुरंत मान लिया ये कोई डरावनी चुड़ैल है। खैर, मैंने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। शायद ये कोई इंसान भी हो सकता है। आवाज थी ही इतनी डरावनी। फोन कट हो गया। रूम में फिर से एक बार सन्नाटा छा गया, पर बाहर तेज बारिश की आवाजें गूंज रही थी। मैं ठीक 1 मिनट तक अपने बेड पर बैठा रहा। मैं हिल भी नहीं रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर मैं जरा सा भी हिला तो वो फोन वाली चुड़ैल मेरे पीछे आकर खड़ी हो जाएगी। वैसे तो मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, लेकिन जो भी मैंने सुना शायद कुछ तो है। रवि, तुम सच कहते हो, भूत चुड़ैल होते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि भूत और चुड़ैल से भी खतरनाक, दिल दहला देने वाली चीजें भी इस दुनिया में वास करती हैं। मैं ठीक ऐसे ही चुपचाप बिस्तर में बैठा रहा। पूरे कमरे की लाइट बंद थी। जितनी भी रोशनी आ रही थी वो बस बाहर गली में लगी स्ट्रीट लाइट की आ रही थी, वो भी धुंधली सी, तेज बारिश के कारण। फिर मैंने एक आवाज सुनी। वो आवाज मेरे मकान के नीचे से आई, जो कि मेरे मकान की सीढ़ियों के गेट खुलने की थी। कौन आ सकता है, वो भी इतनी रात गए बारिश में। ये सोचते ही एक बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे तुरंत याद आया कि मकान मालिक भी नहीं है और ना ही मेरे नीचे वाले फ्लैट में कोई है। मैं तो अकेला हूं। क्या वो चुड़ैल है जिसने मुझसे फोन पर अभी बात कही? क्या वो सच में आ गई? मैं चुपचाप उठा और धीरे से बिना आवाज किए अपने रूम से बाहर निकला। मैं धीरे धीरे बैल्कनी की तरफ जाने लगा ताकि मैं उसे देख सकूं। मैं इतनी धीरे कदमों से जा रहा था कि मानो अगर मैंने जरा सी भी आवाज की तो वो जो कोई भी है एकदम से मेरे सामने आ जाएगा।
मैं धीरे धीरे जैसे जैसे बालकनी के करीब पहुंचा, वैसे वैसे मुझे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कई सारे कुत्ते एक साथ गुर्रा रहे हो। जब मैं बालकनी के पास पहुंचा तब मैंने देखा जो मैं सोच रहा था। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो मानो किसी खंबे को देख रहा हूं, जिसके पास इंसानों की तरह हाथ पैर भी थे, जो कि उम्मीद से परे थे। लंबे हाथ जो जमीन को छू रहे थे, पतले से पैर किसी अंडे के आकार के, और ठीक उसका पीला काला सर जिसमें बस सामने की तरफ थोड़े से ही बाल बचे थे। आंखें किसी टेडी बियर की तरह थी, जो कि मुझे ही देख रहा था। मुझे देखकर वो अपना सर ऐसे हिला रहा था मानो कोई चाबी वाला खिलौना हो। मुझे बस इसी बात की तसल्ली थी कि वो जो कुछ भी है वो मुझसे दूर है, नीचे है। मैं लगातार आशा कर रहा था कि काश वो नीचे ही रहे और मुझे अकेला छोड़ दे, लेकिन शायद मेरे नसीब में कुछ काला ही लिखा था। मैंने देखा कि वो चीज एक बार बड़े ही भयानक तरीके से चिल्लाई और एकदम से उसने गेट को अपने लंबे हाथों से उखाड़ फेंका। उसकी खौफनाक आवाज के साथ मैं हाफते हुए सीढ़ियों के गेट की तरफ भागा। दृश्य देखकर मैं एकदम पागल हो गया। डर मुझ में इतना समा गया कि मुझे ऐसा लग रहा था शायद भूकंप आ गया। पूरी जमीन ऊपर नीचे डोलने लगी थी, और वो जानवर कहूं या चुड़ैल, क्या कहूं मुझे समझ नहीं आ रहा। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं कोई हिरन का बच्चा हूं और सामने शेर खड़ा हो, जो कि मेरी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उसके कदमों की आवाज से मुझे पता लग रहा था कि वो अब बिल्कुल मेरे नीचे वाले फ्लोर पर आ गया है। मैं अपने सर के पसीने को अपने कंधे से होता हुआ पैरों तक सरसराते हुए महसूस कर रहा था। अचानक किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज मेरे कानों पर पड़ी, मानो उस आवाज से उस डरे हुए हिरन के बच्चे को दौड़ने की हिम्मत मिल गई हो। मैं जल्दी से अपने रूम की तरफ भागा और भागते भागते हॉल में जाकर खड़ा हो गया। मैं सोच रहा था कि मुझे कहाँ जाके छुपना चाहिए। सबसे पहले मेरे कमरे का दरवाजा पड़ता है, अगर वो चीज अंदर आई तो मुझे ढूंढने के लिए सबसे पहले वो इसी कमरे में जाएगी। नहीं, मैं जल्दी से भागते हुए मेरे किचन में रखे एक बांस के बने टोकरे में सिकुड़कर छुप गया। वो बांस का टोकरा काफी लंबा था, उसमें एक आदमी आराम से सिकुड़कर बैठ सकता है, लेकिन उसमें काफी कम जगह थी पैर फैलाने के लिए। पर उस समय मेरे मन में बस यही था कि मैं किसी भी तरह अपनी सांसें रोककर छुप सकूं। अजीब सी आवाज आ रही थी, कट 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 कट। मैं महसूस कर पा रहा था कि वो जो कुछ भी है वो मेरे हॉल के रूम में आ चुका है। इतना ज्यादा सन्नाटा कि अब तो बारिश की आवाज भी नहीं आ रही थी। ये सन्नाटा मेरे मन को और खोखला कर रही थी। उसके पैरों की आवाज ऐसी थी जैसे कि जब कोई घोड़ा जिसके पैरों पर लोहे की नाल लगी हो और चलते वक्त खट खट की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। किसी ने ठीक ही कहा है कि लालच और वासना मनुष्य का नाश कर देती है। मुझे उस लड़की से वो किताब नहीं लेनी चाहिए थी, हो ना हो वो कोई चुड़ैल ही थी। मैं बिना हिले डुले इन सब का पछतावा कर रहा था, पर ठीक उस बड़ी सी टोकरी पर जगह जगह छोटे छोटे छेद बने हुए थे, जिसमें से मैं बाहर किचन में धुंधला धुंधला देख पा रहा था। हालांकि पूरे कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन किचन की खिड़की के बाहर ही एक स्ट्रीट लाइट लगी थी, जिससे हल्की रोशनी किचन पर आ रही थी। अचानक एक परछाई जो कि धीरे धीरे उस टोकरी पर पड़ते हुए अंधेरा करने लगी, वो आ गया था। वो ठीक मेरी उस टोकरी के सामने खड़ा था। अब मुझे उसका एक अंग करीब से दिखा। उसकी पीठ पे बड़े बड़े कम भूरे कलर के बाल थे, मानो कोई पागल गंदा सा कुत्ता हो जिसके शरीर के बाल कुछ बीमारी के कारण उड़ गए हो। शरीर में बिल्कुल मांस नहीं था, बस एक काली सूखी सी चमड़ी। वो रह रहकर अपने दांत पीट रहा था किसी खिलौने की आवाज की तरह, कट कट कट। वो धीरे धीरे पूरे किचन में घूम रहा था और बर्तनों के करीब जाके उसे सूंघने की कोशिश कर रहा था। क्या ही सूंघता, मुझे पता था वो मुझे ही सूंघने की कोशिश कर रहा था, पर मैं क्या करता सिवाय बिना हिले डुले बैठने के। न जाने कब वो मुझे सूंघ ले और कब वो मेरे साथ क्या करे। मैं बस इसी सोच में घिरा हुआ था। वो बार बार कमरे में जा जाकर मुझे खोजने की कोशिश कर रहा था। दूसरे कमरे में सामान गिरने और टकराने की आवाजें मुझे आ रही थी। ऐसे बैठे बैठे मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह गली से आते लोगों की बोलने की आवाजों से मेरी नींद टूट गई। मैं टोकरी से बाहर निकला, लेकिन क्या वो अब भी मेरे ही घर पर है? क्या वो चुपके से मेरा इंतजार कर रहा है? तो इस भयावह सोच ने
वो रात का डर मेरे मन में डाल दिया। मैं धीरे धीरे उठा। पूरी रात सिकुड़कर सोने में मेरा पूरा बदन दर्द हो गया था। मुझसे तो सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। धीरे धीरे चलते चलते मैंने पूरे घर में उसे ढूंढा। घर में कोने कोने में जो अंधेरा था, उन्हें देखकर मैं डर से कांप रहा था कि कहीं वो इस अंधेरे में बैठकर मेरा इंतजार ना कर रहा हो। लेकिन नहीं, वो कहीं नहीं था, शायद चला गया। उस वक्त माहौल काफी सुकून देने वाला था, क्योंकि पिछली रात को पसीना ही इतना आया था कि वो ठंडी सी हवा सूखकर मेरे पूरे शरीर में जैसे नमक बना रही हो। मैं सीधा अपने बेडरूम में बने वॉशरूम में शावर लेने चला गया। नहाते वक्त मुझे रात की सारी बातें आंखों में तैर रही थी। हर एक गिरते पानी का कतरा मेरे मन में सूखे भय को मानो जीवित कर रहा था। मैं ठीक नहा के बाहर आ गया और सर को तौली से पोंछते पोंछते मेरी नजर उस किताब पर पड़ गई, जो कि अभी भी खुली हुई थी। उसका आखिरी पन्ना ही खुला हुआ था। उस किताब में कुछ तो अजीब था। आखिरी बार जब मैंने उसे पढ़ा, तब उस आखिरी पन्ने में बस एक नोट लिखा हुआ था। लेकिन अब जब मैं उस किताब को देख रहा था, तो उसमें आगे भी कुछ लिखा हुआ था। मेरे मन में कुछ शक हुआ। मैं ठीक जब उस किताब को देखते देखते उसके पास गया, तो मेरी आंखें बड़ी हो गई। उसमें मेरा नाम लिखा था, रजत। ये पढ़ते ही अपने आप आगे की लाइन पढ़ने का मन होने लगा। लिखा था, रजत, अब तुम भी इस श्रापित चक्र में फंस चुके हो। एक ऐसा जाल जो कई आत्माओं की पीड़ा समेटे हुए है। इस किताब के हर पन्ने में बस अंधेरे ने तुम्हारी भूल चूक का इंतजार किया, और ठीक जैसे ही तुमने अंतिम अक्षर पर अपनी आंखें टिकाई, वहीं से शुरू हुई तुम्हारी मौत। इतना पढ़ते ही मेरा गला फिर से सूख गया। मेरे दोस्त रवि, अचानक मुझे कंधे पर एक स्पर्श हुआ, एक रूखा स्पर्श। वो वही था, कल रात वाला जीव, अंधेरे में खड़ा, लंबे बाजू के साथ मेरा कंधा सहला रहा था। वाह भाई वाह, मुझे नहीं पता था कि रजत भी ऐसी कहानी लिख सकता है। मैं सच में बहुत खुश हो गया था। मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा था कि रजत एक ऐसा लड़का जिसे ठीक से पढ़ना तक नहीं आता, वो भी एक ऐसी कहानी का निर्माण कर सकता है। ऐसे बोलते बोलते मैं पन्ने पलट ही रहा था कि मुझे भी उस किताब के आखिरी पन्ने में एक फोन नंबर दिखा, और ठीक तभी अचानक मेरे बगल में रखा फोन वाइब्रेट करने लगा, मानो वो चीख चीख के कह रहा हो, फोन उठाओ रवि, फोन उठाओ। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी लगी। आखिर में हमारे लेखक ने यह भी लिखा है कि मैं इसके आगे का भाग भी लिख सकता हूं, जिसमें उस श्राप का राज है, और ये श्राप की शुरुआत रवि कलावत ने ही की है। बाकी दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या कहेंगे, मैं तो ये नहीं जानता, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तब आपको इसका एहसास होगा। फिलहाल फिर मिलूंगा आपसे नई कहानी के साथ। बाय बाय।